हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं महेश मिश्रा एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार, आप सभी के अपने चैनल एम पाठशाला में। और आज अपनी पाठशाला में हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं 12वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 को। आज हम 12वीं की पाठ्यपुस्तक से एक कविता पढ़ने वाले हैं और कविता का टाइटल है कविता के बहाने। कुंवर नारायण जी की यह कविता है और इस कविता को हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इसे लयात्मक तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसके लिए एम पाठशाला जाना जाता है। उसके बाद हम इसके भावार्थ की ओर मूव करेंगे। इससे पहले हम कुंवर नारायण जी के बारे में भी थोड़ा सा जान लें। तो कुंवर नारायण जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आपकी पाठ्यपुस्तक में जीवन परिचय है, डिटेल में आप उसे पढ़ सकते हैं। हम इतना बस जानेंगे कि कुंवर नारायण जी का जो जीवन काल है 1927 से 2017 के बीच में ही है। लगभग 9-10 वर्ष इनको हुए। 2026 चल रहा है, 2017 में इनकी मृत्यु हुई, तो 9 से 10 वर्ष ही अभी हुआ है। इसका मतलब ये आधुनिक काल के कवि रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि कुंवर नारायण जी आधुनिक काल के कवि हैं, नई कविता के कवि हैं। इसका क्या मतलब है? तो जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम आदिकाल पढ़ते हैं। आदिकाल को उसके बाद हम भक्तिकाल पढ़ते हैं, फिर रीतिकाल पढ़ते हैं, उसके बाद हम आधुनिक काल की ओर पढ़ते हैं। आधुनिक काल को भी हम अलग अलग काल खंडों में बांटकर पढ़ते हैं, जैसे भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावादी युग हो गया, प्रगतिवाद युग हो गया, प्रयोगवाद हो गया, उसके बाद नई कविता हो गई। तो चलिए देखते हैं कि आधुनिक कविता के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण, इनका जन्म जीवन काल इतना हुआ। और एक महत्वपूर्ण बात, तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। अब ये तार सप्तक क्या है इसे भी जानना जरूरी है। जो तार सप्तक है, तार सप्तक की शुरुआत 1943 में हुई। अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है, इन्हें अज्ञेय कहते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही तार सप्तक की शुरुआत करी। और ये तार सप्तक क्या है? सप्तक का मतलब होता है 7। आप देखिए तो ये 7 कवियों का एक समूह है, 7 कवियों का समूह। तार सप्तक क्या है? 7 कवियों का एक समूह माना जाता है। और तार सप्तक को हम राहों के अन्वेषी भी कहते हैं। राहों के अन्वेषी, इसका मतलब क्या हुआ? अन्वेषणा करना का मतलब खोज करना। तार सप्तक क्या है कि इसमें जो कवि थे नए नए कविता के मार्गों को खोज रहे थे। अभी तक जिस नियम पर कविताएं चलती हुई आ रही थी उसकी लीक से हटकर, उसके लय को छोड़कर नई कविता के राहों को खोजना ही राहों के अन्वेषी कहलाता है। तो तार सप्तक के कवियों को राहों के अन्वेषी भी कहा जाता है। नई कविता के ये कवि हैं। आपको पता है कि तार सप्तक की जब शुरुआत ही 1943 में हो रही है, तो प्रथम तार सप्तक अगर आप माने तो 1943। द्वितीय की बात करें तो 51। तृतीय की बात करें तो 59। चतुर्थ की बात करें तो 79। ये क्या है आप देखो, तीसरा कहाँ आ रहा है? 59 के करीब में आ रहा है, 58 to 59। इसका मतलब तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। और 1958-59 की बात क्या है? नई कविताएं इस समय चल रही थी, नई रचनाएं चल रही थी, इसलिए इन्हें राहों के अन्वेषी कहा गया है। तो आप इतना ध्यान रखना कि तार सप्तक क्या है। तो तार सप्तक 7 कवियों का एक नए कविता के कवियों का समूह है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, आत्मजयी, इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला है। परिवेश, हम तुम कोई दूसरा, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको
ज्ञानपीठ पुरस्कार 2005 में मिला संपूर्ण साहित्य के लिए, और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995 में इस ऊपर जो लिखी गई कविता है, रचना है आत्मजयी, तो इनको आत्मजयी के लिए 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, और संपूर्ण साहित्य के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इसके बाद इन्हें प्रेमचंद सम्मान, कबीर सम्मान, अनेक प्रकार के सम्मान इन्हें मिले हैं। तो आप कवि परिचय को पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट में था, मैंने आपको बता दिया। मैंने आपकी पाठ्य पुस्तक का भी ये लगाया है, आप देख लीजिए, आप इनको पढ़ लीजिएगा, 2 पेज में है ये। हमें जो मुख्य चर्चा करनी है, तो हमें मुख्य जो चर्चा करनी है इस कविता पर करनी है। तो आज हम इस कविता को लयात्मक तरीके से पढ़ के इसके भावार्थ को क्लियर करेंगे। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने, बच्चा ही जाने। मैंने इस कविता को लयात्मक तरीके से पढ़ने का प्रयास किया, चूंकि ये कविता थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी और गले में भी थोड़ी खराश है। आप कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको ये कविता कैसी लगी। आप कमेंट्स नहीं करते हैं, आप कमेंट्स जरूर करिए। आप बताइए कि इस वीडियो में कहाँ पे कमी रह रही है या हमें और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। आप कमेंट्स करिएगा कि आपको ये कविता कैसी लगी। तो चलिए इस कविता के भावार्थ की ओर हम मूव करते हैं। तो इस कविता में कवि ने कविता की जो तुलना है ना, कविता को कभी चिड़िया के समान बता दिया, कभी कविता को फूल के समान बता दिया, कभी कविता को बच्चे के खेल के समान बता दिया। तो चलिए हम देखते हैं कि आखिर कवि कहना क्या चाहते हैं। तो पहली कविता में कवि कहना चाहता है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि कह रहे हैं कि कविता क्या है, एक स्वच्छंद उड़ान है। कविता क्या है, एक स्वच्छंद उड़ान है। कविता की उड़ान को आखिर चिड़िया क्या जानती है। कविता एक स्वच्छंद उड़ान है, कविता के उड़ान को चिड़िया क्या जानती है। अर्थात चिड़िया के उड़ने की अपनी सीमा है, चिड़िया के उड़ने की अपनी मर्यादा है, लेकिन कविता के उड़ने की कोई सीमा नहीं है। कविता असीमित है, कविता आजाद है, वह स्वतंत्र रूप से विचरण करती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, यहाँ पर बाहर भीतर इस घर उस घर से मतलब यही हुआ कि कविता स्वतंत्र है, कविता आजाद है, वह कहीं भी स्वच्छंद पूर्वक आ जा सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कविता के पंख लगाकर उड़ने के बारे में चिड़िया क्या जानती है। चिड़िया अपने पंखों से उड़ान भरती है और उसकी उड़ान की एक सीमा है,
एक मर्यादा है। एक निश्चित ऊंचाई तक जाकर चिड़िया रुक जाती है, उसके नीचे ही वह उड़ान भरती है। लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं है। कविता मन का एक भाव है जिसे कवि न जाने कहां कहां से लेकर आता है और शब्दों को एक माला की तरह, शब्दों को एक बंधन में बांधकर कविता का निर्माण करता है। तो इस पंक्ति का अर्थ इतना हुआ कि कविता एक स्वच्छंद उड़ान है। कविता के उड़ान को चिड़िया क्या जानती है, अर्थात चिड़िया के उड़ने की अपनी एक सीमा है, चिड़िया के उड़ने की अपनी एक मर्यादा है। वह एक निश्चित सीमा तक ही उड़ सकती है। लेकिन कविता स्वच्छंद है, कविता की कोई सीमा और मर्यादा नहीं है, वह सभी बंधनों से मुक्त है, वह कहीं भी स्वच्छंद रूप से आ जा सकती है। कविता के पंख लगाकर उड़ने के बारे में चिड़िया क्या जानती है, क्योंकि चिड़िया तो अपने पंखों से उड़ान भरती है और चिड़िया की अपनी एक सीमा है, निश्चित ऊंचाई तक ही वो उड़ पाती है, जबकि कविता स्वच्छंद रूप से उड़ान भरती है। कविता मन की एक भाव है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कविता को फूल के समान बताते हैं और कह रहे हैं कि कविता के खिलने के बारे में फूल क्या जानता है। क्यों? क्योंकि फूल की भी अपनी एक सीमा होती है, फूल की भी अपनी एक मर्यादा होती है। फूल सुबह में खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, तो फूल भला क्या बता सकता है, क्योंकि फूल शाम सुबह को खिलता है और शाम को समाप्त हो जाता है। लेकिन बिना मुरझाए महकने के माने से क्या तात्पर्य है, लेकिन कविता कभी नहीं मुरझाती, वह सदैव उसी प्रकार महकती रहती है। अपनी कीर्ति को क्या करती है जी, कविता फैलाती रहती है। आप देखिए, कवि का देहावसान 2017 में हो गया, लेकिन उनकी कविताएं अभी हम पढ़ रहे हैं ना। इससे पुराने पुराने कवियों की 200-200, 300-300 साल पहले की कविताएं हम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब कि कविता स्वतंत्र है, स्वच्छंद है, अमर है। आगे देखिए, तो इस कविता का अर्थ ही, इस पंक्ति का अर्थ हुआ कि कविता फूल के समान है, या कवि कविता को फूल के समान बताते हैं और कहते हैं कि फूल आखिर कविता के खिलने को क्या जानता है। फूल की अपनी मर्यादा है, फूल की अपनी एक सीमा है। फूल सुबह में खिलता है और शाम को मुरझा जाता है, जबकि कविता सदैव महकती रहती है, कविता कभी मुरझाती नहीं है। नेक्स्ट, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कविता को एक खेल के समान बताते हैं, जिसे शब्दों के माध्यम से खेला जाता है। कविता में अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है और कविता को शब्दों के माध्यम से ही तो खेला जाता है। तो यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं कि जिस प्रकार बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं होती, उनके खेल में कोई बंधन नहीं होता, कोई मर्यादा नहीं होती, वो स्वतंत्र रूप से खेलते हैं। अब देखिए कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने और बच्चा ही जाने। तो कवि कहता है कि कविता एक खेल है जो शब्दों के माध्यम से ही खेला जाता है। कविता में अनेक प्रकार के शब्दों को लाकर सजोया जाता है, एक में गुथा जाता है। जिस प्रकार बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं होती, मर्यादा नहीं होती, उसी प्रकार कविता की भी कोई सीमा नहीं है। आप देखिए आगे कवि कह रहे हैं कि यह घर वह घर, बाहर भीतर, अर्थात जब बच्चों के लिए कोई भी घर अलग नहीं है, बच्चों के लिए सभी घर एक समान है, बच्चों के लिए संपूर्ण पृथ्वी एक समान है, पृथ्वी उनका घर है, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। आप देखिए, यदि आपके गांव में
आपके घर से या आपके पड़ोसी के घर से कभी किसी की लड़ाई हो तो आप क्या करते हैं? आप तो बड़े हैं, आप 2-3 दिन तक नहीं बोलेंगे, कुछ दिन तक नहीं बोलेंगे, लेकिन आज लड़ाई हुई है और सुबह में ही आपके बच्चे उसके बच्चे के साथ खेलेंगे। तो वही कह रहे हैं कवि यहाँ पर कि बच्चे किसी बंधन को नहीं मानते, बच्चों के लिए कोई घर अपना या पराया नहीं है, बच्चों के लिए सभी घर एक समान है। इसलिए कविता भी किसी बंधन में नहीं बनती, कविता भी स्वच्छंद है और कविता की भी कोई सीमा नहीं है, कविता कहीं भी आ जा सकती है या सदैव अमर रहती है। ये क्या है? ये 3 पंक्तियां थी, हमने इसको पढ़ा। पहली पंक्ति में चिड़िया की कंपैरिजन की गई कि चिड़िया की भी अपनी सीमा होती है, चिड़िया की अपनी मर्यादा होती है, पुष्प के खिलने की और मुरझाने की भी एक सीमा होती है, लेकिन बच्चों के खेल की कोई सीमा नहीं होती, बच्चों के लिए कोई अपना घर या पराया घर नहीं होता। तो कंपैरिजन इन्होंने किया। 2 ऊपर की जो पंक्तियां हैं उसमें फूल और चिड़िया कविता को साबित नहीं कर पा रही है, कविता की सीमा नहीं नाप पा रही हैं, लेकिन बच्चे बिल्कुल कविता की तरह ही हैं। बच्चों का जो खेल है वो कविता की तरह ही है, जो कि स्वच्छंद है, उनके खेल में कोई बंधन नहीं है। अब नेक्स्ट, इस कविता का भावार्थ हमने बता दिया। आप अगर आपको भावार्थ में कहीं कमी समझ में आए तो आप एक बार वीडियो को आगे पीछे करके देख लीजिएगा। हमने इसका भावार्थ क्लियर करने का प्रयास किया, कुछ स्लाइडें हैं, आप देख लीजिए। कविता और चिड़िया की एक तुलना है। चिड़िया उड़ान की सीमा, कवि कहता है कि कविता एक उड़ान है, पर इसकी उड़ान चिड़िया की तरह भौतिक नहीं है। कविता पंखों से उड़ान नहीं भरती, कविता भावनाओं से उड़ान भरती है। चिड़िया की उड़ान एक निश्चित सीमा होती है, कविता की उड़ान कल्पना की उड़ान है, भावनाओं की उड़ान है। चिड़िया घर के बाहर भीतर उड़ती है, पर कविता मन के गहरे कोनों तक जा सकती है। आपने सुना होगा कि जहां न पहुंचे रवि, अर्थात जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता वहां पहुंचे कवि। क्या कहते हैं कि कवि मन की गहराइयों से शब्द को निकालता है और कविता बनाता है। नेक्स्ट, कविता फूल, कविता और फूल महक का रहस्य क्या है कि खिलना और मुरझाना। फूल खिलता है और सुगंध फैलाता है, लेकिन उसका अंत निश्चित है। मुख्य अंतर, फूल एक समय के बाद मुरझा जाता है, कविता बिना मुरझाए युगों युगों तक महकती रहती है। फूल कविता के खिलने के शाश्वत अर्थ को समझा नहीं सकता। मैंने कहा ना कि फूल और चिड़िया कविता के शाश्वत अर्थ को नहीं समझा सकती, लेकिन बच्चों का जो खेल है वो थोड़ा बहुत समझा पा रहा है। आगे देखिए, कविता की अमरता क्या है? अनंत काल तक चलती है। जहां भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, वही कविता शब्दों के माध्यम से जीवंत रहती है, बिना मुरझाए। महकने के माने का अर्थ है कि कविता का रस और आनंद कभी कम नहीं होता, यह आज भी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी की रचना के समय वो थी। कविता और बच्चा एक खेल, समानता के बिंदु। कविता अनंत बच्चों के खेल के समान है। बच्चा जब खेलता है तो सारे भेदभाव भूल जाता है। कवि और कविता को बच्चे के निकटतम मानता है, क्योंकि दोनों की रचनात्मक ऊर्जा, लवरेज और सीमाओं, मैंने बताया ना कि जो चिड़िया वाला तुलना किया और जो फूल वाला किया, वो कविता की सीमा को नहीं नाप सकता, लेकिन जो बच्चों की तुलना है ये कुछ हद तक कविता की सीमा को माप रहा है। सब घर एक कर देने के माने भेदभाव का अंत कर देना। जैसे बच्चा किसी घर को अपना या पराया नहीं समझता, वैसे ही कविता सबको जोड़ती है। रचनात्मकता, कविता शब्दों का खेल है जिससे लोकहित और आत्मीयता सर्वोपरि है। विश्व बंधुत्व, कविता मानवता के एक सूत्रों में पिरोने का। आपको पता है कि जब कविताएं और रचनाएं होती हैं तो 2 या 2 से अधिक संस्कृतियों को जोड़ती हैं। इस देश की कविता किसी दूसरे देश में पढ़ी जाती है, तो क्या कर रहे हैं हम? विश्व बंधुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। शिल्प सौंदर्य, सरल और सहज भाषा। आपने कविता पढ़ा तो इसमें कोई कठिन शब्द ही नहीं था, आपने देखा तो सरल और सहज भाषा है। प्रतीक योजना, चिड़िया, फूल, बच्चा, तीनों गहरे अर्थ को प्रदर्शित कर रहे हैं।
मानवीकरण कविता और प्रकृति के तत्वों के बीच सुंदर तुलनात्मक बिंदु है। लयात्मकता कविता के अंत में आंतरिक लय है जो इसे गद्यात्मक होते हुए भी काव्यात्मक बनाती है। ये कविता गद्य के रूप में लिखी गई है, लेकिन लास्ट में जो थोड़ी सी तुक है उससे हमने इसको पढ़ने का प्रयास किया था। आप देखिए, अब हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि कविता के बहाने हमें याद दिलाते हैं कि आंतरिकता के इस युग में भी मानवीय संवेदनाएं, कल्पना के उनार और बच्चों जैसी मासूमियत ही है वह रचनात्मक ऊर्जा है जो दुनिया को सुंदर बनाए रखती है। कविता कभी नहीं मरती। तो कवि को कहीं न कहीं यह चिंतन है, कभी न कहीं कवि को यह चिंतन है कि क्या कविता का अस्तित्व आगे रहेगा भी कि नहीं। ये भाव पक्ष में आप लिखेंगे तो आई थिंक मैंने इसे अच्छे से अर्थ इसका क्लियर करने का प्रयास किया। आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा। आप कमेंट्स में लिखिएगा कि आपको अगली वीडियो किस क्लास की चाहिए, किस चैप्टर की चाहिए। मैं सदैव आपके लिए तत्पर हूँ। आप MKM पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाइए। जहाँ तक हो सकेगा मैं कविताओं को लयात्मक करने का प्रयास करूँगा ताकि आपको जो काव्य वाला खंड कठिन लगता है आपको इंटरटेनमेंट लगे और हम हंसते हंसते इसके अर्थ को ग्रहण कर लें और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में आप अच्छे मार्क्स लाएं। इसी शुभकामना के साथ हम अपने सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।